हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम समस्या समाधान विधि क्या है, इसके सिद्धांत, चरण, प्रकार और इसके गुण दोषों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है और वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है ना। तो हम उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालते हैं? उस प्रॉब्लम का सलूशन हम अपनी रुचि, योग्यता और अपनी जो मानसिक क्षमता है इसके आधार पर ही हम उन समस्या का समाधान करते हैं। कभी कभी ऐसी भी समस्याएं आती है कि उसके लिए हमें सिर्फ इन्हीं की आवश्यकता नहीं होती, अपितु इसके साथ साथ अन्य सामग्रियों की भी या अन्य लोगों की भी आवश्यकता होती है ना। क्योंकि कभी समस्या छोटी होती है और कभी समस्या विकराल होती है। लेकिन जो समस्या समाधान विधि है, ये समस्या समाधान विधि इस प्रकार की विधि है, जब भी हम इस विधि के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये लगता है कि समस्या समाधान विधि वास्तव में ऐसी विधि है कि खुद ही समस्या हमने उपस्थित करी और खुद ही उसका समाधान निकाल लिया। लेकिन ये नहीं है, वरन ये है जो समस्या समाधान विधि है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, छात्रों के सम्मुख एक समस्या का निर्माण छात्रों की सहायता से ही करते हैं। और ये समस्या भी छात्रों के लिए क्या होती है, एक चुनौतीपूर्ण होती है। जो छात्र होते हैं वो अपनी अवस्था और स्वभाव के कारण इस चुनौती का सामना करने के लिए शीघ्र क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। शीघ्र कौन से छात्र तैयार हो जाते हैं? जो किशोर होते हैं, है ना। किशोर अवस्था के जितने भी छात्र होते हैं उनके सामने हम कोई भी समस्या दे दे, वो उस समस्या के प्रति शीघ्र ही उसमें रुचि और कौतूहल दिखाते हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं, है ना। यानी कि उस समस्या को सुलझाना, समस्या के कारणों को ज्ञात करना, इसके लिए भी जो किशोर छात्र होते हैं वो भरपूर प्रयत्न करते हैं। और जो समस्या है उसके समाधान के लिए किया गया जो हमारा प्रयत्न होता है वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। और इसी उद्देश्यता का परिणाम हमारे लिए क्या होता है, ज्ञान अर्जन होता है। और ज्ञान अर्जन अत्यंत सरल तथा सुगम होता है। अर्थात जब भी हम उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करते हैं और कुछ ना कुछ हम प्रयत्न करने के पश्चात ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो सीखा हुआ हमारा जो ज्ञान है वो कैसा होता है, हमारे लिए अधिक सरल सुगम होता है ना। क्योंकि हमने क्या किया, उस समस्या के समाधान के लिए भरपूर कोशिश करी। और जब कोशिश करी तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमने कुछ ना कुछ उसके परिणाम स्वरूप सीखा और वो अनुभव हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, अब चलिए समस्या समाधान विधि, इनको इस प्रकार से कहेंगे। जो समस्या समाधान विधि है उसका अभिप्राय क्या है, किसी समस्या पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना ही जिसके परिणाम स्वरूप संतोषजनक समाधान प्राप्त हो सके। ये कहा गया है कि समस्या समाधान विधि ऐसी विधि होती है जो किसी समस्या पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और जिसके फलस्वरूप हमें संतोषजनक हल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और समस्या समाधान विधि के जो जनक थे वो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने किया था और जॉन डीवी को ही इनका जनक कहा जाता है। डीवी ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया था कि मनुष्य का विकास उसकी जन्मजात शक्तियों और सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया था कि जन्म के कुछ दिन पश्चात ही मनुष्य के सामने अपने प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक पर्यावरण तथा साथ ही सामाजिक पर्यावरण में समायोजन की समस्याएं उपस्थित होती है। वह इन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है।
इस प्रकार सीखना एक जीवित प्रक्रिया है। उनकी दृष्टि से शिक्षण का आयोजन इसी तथ्य के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे प्रयोग विधि की भी संज्ञा दी है, परंतु जो कुछ वास्तविक है, हमारे जीवन से संबंधित है, वह सब प्रारंभ में हमारे सामने समस्या के रूप में ही उपस्थित होता है और हम उस समस्या का समाधान ढूंढकर ही वास्तविकता को जान पाते हैं। इसलिए इस प्रकार सीखने सिखाने की विधि को ही अब समस्या समाधान विधि कहते हैं। ये विचारधारा किसकी थी? जॉन डीवी की थी। और इस विधि में हम केवल मानसिक क्रियाओं का समावेश करते हैं, जिसके अंतर्गत तर्क, चिंतन और समझ आदि शक्तियों का भी विकास करने का प्रयत्न किया जाता है ना? क्योंकि जब हम उस समस्या का समाधान स्वयं से करेंगे और सीखने सिखाने की विधि का अनुकरण करेंगे, तो उसमें हम मानसिक क्रियाओं को भी सम्मिलित करेंगे, जैसे तर्क, चिंतन, रुचि, समझ, योग्यता, इन सब का भी हम क्या करते हैं? अनुकरण करेंगे और इसके द्वारा ही अपनी शक्तियों का विकास करने का भी हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये है समस्या समाधान विधि। अब समस्या के प्रकार, समस्या समाधान विधि के प्रकार। जो समस्या विधि के द्वारा अध्ययन कराते समय अध्यापक को दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दो प्रकार वो कौन कौन से हैं? प्रथम, अध्यापक ऐसी समस्याओं को देखेगा जिनके समाधान हेतु छात्रों को किसी भी प्रकार की तर्क शक्ति से काम नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याएं अत्यंत सीधी सादी और सरल होती है तथा छात्रों को प्राय उनकी पाठ्य पुस्तकों में ही इनके समाधान प्राप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनके समाधान हेतु छात्रों को गहन चिंतन तथा मनन करना होता है। उनका समाधान छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक में प्राप्त नहीं होता है, वरन इनका समाधान छात्रों को स्वयं अपने मस्तिष्क से निकालना पड़ता है। और छोटी कक्षाओं में अध्यापक को प्रथम प्रकार की समस्याओं को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि छोटे छोटे छात्रों का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वे गहन चिंतन तथा मनन कर सके। अर्थात जो प्रथम प्रकार की समस्याएं हैं वो छोटी कक्षाओं के लिए, और जो द्वितीय प्रकार की समस्याएं हैं वो बड़ी कक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो ये समस्या के दो प्रकार थे जो अध्ययन कराते समय अध्यापक को इन दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात समस्या समाधान विधि के सिद्धांत। हमें इन सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। सर्वप्रथम ये सिद्धांत है, ये विधि मनोवैज्ञानिक आधार के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इससे तात्पर्य सीखने वाले की ही जन्मजात शक्तियों, रुचि, रुझान और योग्यता से है। मनुष्य इन जन्मजात शक्तियों के आधार पर ही सीखता है और समस्या समाधान विधि में बच्चों को ज्ञान उनकी जन्मजात शक्तियों, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कराया जाता है। नेक्स्ट, यह विधि सामाजिक आधार के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक आधार के तात्पर्य के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक पर्यावरण से है। किस लिए? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में समायोजन चाहता है। यही क्रिया सीखने की क्रिया को जन्म देती है। समायोजन का कार्य तभी प्रारंभ होता है जब मनुष्यों के बीच अंतः क्रिया होती है। नेक्स्ट, यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। जॉन डीवी मनुष्य को जन्म से ही क्रियाशील मानते हैं और ये मानते हैं कि अपनी समस्याओं का हल करके प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करता है। जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण थे उसमें एडजस्टमेंट करता है। और इस विधि में हम बच्चों के समक्ष पहले समस्या रखते हैं और फिर उसका समाधान ढूंढने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। डीवी ने भी स्पष्ट किया है कि
बच्चे उन्हीं क्रियाओं के करने में रुचि लेते हैं जो वास्तविक होते हैं और जिनका संबंध उनके जीवन से होता है। समस्या समाधान विधि में बच्चों के सामने अपने जीवन की समस्याएं रखी जाती है, जिसका समाधान करने के लिए वो क्या हो सकते हैं, भरसक प्रयास कर सकते हैं और रुचि के साथ उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि ज्ञान की पूर्ण इकाई के सिद्धांत पर आधारित होती है। डीवी के अनुसार समस्त ज्ञान अपने में पूर्ण इकाई होता है और उसे खंडों में नहीं, उसको पूर्ण रूप में विकसित किया जाना चाहिए और इस विधि में बच्चों के समक्ष जीवित समस्या रखी जाती है। तो हमें इन सिद्धांतों का अनुकरण करना होता है, ठीक है, और इसके द्वारा ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब समस्या समाधान विधि के चरण जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं? समस्या समाधान विधि के प्रथम चरण समस्या की अनुभूति होती है। उसके पश्चात समस्या को पूरी तरह से समझा जाता है। फिर समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और इन तथ्यों के आधार पर समस्या समाधान के लिए परिकल्पनाएं बनाई जाती है और इन परिकल्पनाओं की सत्यता की समान परिस्थितियों की जांच की जाती है और अंत में निर्णय निकाला जाता है कि जो हमने समस्या दी थी उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार हम समस्या समाधान विधि के जो चरण हैं उसको निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसको विस्तार से इस प्रकार समझेंगे। सबसे पहले समस्या का चयन और प्रस्तुतिकरण, ठीक है। ये जो विधि है वो समस्या समाधान विधि की पहली विधि है या पहला चरण है और ये सबसे पहला पद है किसकी, समस्या समाधान विधि का। और इस विधि के अंतर्गत या इस चरण के अंतर्गत अध्यापक बच्चों के समक्ष इस प्रकार समस्या को प्रस्तुत करते हैं कि उनमें उस समस्या को समझकर उसके हल खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। द्वितीय, कि समस्या को पूरी तरह से समझना या समस्या के स्वरूप को निश्चित करना, ये इस विधि का दूसरा पद होता है और उसके स्वरूप को समझने के साथ साथ उसकी व्याख्या करना। कोई भी समस्या जो बच्चों के समक्ष उपस्थित की जाती है उनके अनेक रूप हो सकते हैं। इस पद पर अध्यापकों को समस्या के स्वरूप को निश्चित करने एवं उसकी व्याख्या करने में बच्चों की सहायता करनी होती है। जो इसके बाद नेक्स्ट है तथ्यों का संकलन, ये इसका तृतीय पद है। समस्या समाधान विधि का तीसरा पद तथ्यों का संकलन होता है। इसके लिए अनेक विद्यार्थी कार्य करते हैं। वे समस्या से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पद है परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस कहते हैं जिसे। समस्या से संबंधित समस्त तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात समस्या के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उसके हल के लिए कुछ उपाय सोचे जाते हैं और इन परिकल्पनाओं पर फिर वाद विवाद होता है और प्रयोग की कसौटी पर यह देखा जाता है कि उनमें से किसकी सहायता से समस्या हल होती है और अंत में कल्पनाओं को समस्या के हल के रूप में ज्ञान का अभिन्न अंग बना लिया जाता है। और इसके पश्चात अगला पद है मूल्य निरूपण। मूल्य निरूपण ये समस्या समाधान विधि के इस पद के अंतर्गत इस स्तर पर नए ज्ञान का उपयोग अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से भी देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि इसका संबंध अन्य सीखे हुए ज्ञान से किस प्रकार है। जब तक कोई ज्ञान पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता तब तक उसका याद रहना भी असंभव होता है। सीखने की विधि तो वही है जिसमें समस्त ज्ञान को इकाई के रूप में विकसित एवं संगठित किया जाता है, ठीक है। ये जो पद थे इन्हीं पदों का हमें अनुकरण करना होता है। ये जो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत इन्हीं पदों के द्वारा हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। अब समस्या समाधान विधि के गुण और दोषों के बारे में हम
डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ हम इसकी चरण, इसके प्रकार, विधि क्या है, सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस विधि के गुण और दोष क्या है, क्योंकि गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे फिर दोषों के बारे में, तभी हम इसके शिक्षण कार्य संबंधी जो भी हमारे सामने त्रुटियां आएगी हम उन त्रुटियों का निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समस्या समाधान विधि के गुण सर्वप्रथम है इसमें, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि में सीखने सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट, इस विधि में समस्याओं का चयन शिक्षार्थियों के सामाजिक जीवन से किया जाता है और वे इन समस्याओं का हल एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। जो भी समस्या है उसका चयन शिक्षार्थियों के सामाजिक जीवन से इसलिए किया जाता है क्योंकि वो समाज में रहते हैं, समाज में ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वे इन समस्याओं का जो समाधान है वो एक दूसरे के सहयोग से कर सके। नेक्स्ट, इस विधि में शिक्षार्थी शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से क्रियाशील रहते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और वे स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखते हैं और इस प्रकार से जब भी हम सीखते हैं ना तो हमारा सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस विधि में बच्चों के समक्ष उनके अपने जीवन से संबंधित वास्तविक समस्याओं को रखा जाता है और इन समस्याओं को हल करने में शिक्षार्थी वास्तविकता से परिचित होते हैं। जैसा अभी बताया था, क्योंकि उनके जीवन से संबंधित समस्या को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्हें अपने जीवन की समस्याओं के बारे में ज्ञात होता है और उनका समाधान करने के लिए वो वास्तविकता से भी परिचित होते हैं। नेक्स्ट, इस विधि का ज्ञान एक संपूर्ण इकाई के रूप में होता है और समस्या के हल करने में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है और नए ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो एक इकाई के रूप में होता है और जब तक हमने पूर्व ज्ञान का बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम नए ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित नहीं कर सकते और हमें समस्या के समाधान के लिए उसके बारे में पूर्व में भी जानकारी होनी आवश्यक है और उसका हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, उसे पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही हम उसको अंग बना सकते हैं, तभी हम पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस विधि से स्वाध्याय को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षार्थी समस्या का हल ढूंढने के लिए तत्संबंधी साहित्य पढ़ते हैं, अर्थात जो छात्र हैं वो स्वयं सोच विचार करते हैं और समस्या का हल ढूंढने के लिए स्वयं से ही वो तत्पर रहते हैं और स्वयं हल ढूंढते हैं। इस प्रकार उनमें स्वाध्याय की आदत का भी क्या होता है, विकास होता है और उनके स्वाध्याय को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस विधि से बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास होता है। जो बालक है उनकी तार्किक चिंतन क्षमता का विकास होता है और समस्या के समाधान में तथ्यों का संकलन करना होता है और साथ ही साथ बालक क्या कर सकते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं और वही परिकल्पनाओं की जांच अगर करनी होती है तो ये सब कार्य बच्चों को किस प्रकार करना होता है, तर्कपूर्ण चिंतन पूर्वक करना होता है। जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं उससे पूर्व में हमें उनकी जांच भी करनी होती है और ऐसा करने से हमारी जो बालक होते हैं उनके अंदर तार्किक चिंतन का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस विधि से बच्चों में खोज कार्य में दक्षता आती है। खोज कार्य में दक्षता कैसे आती है, ये खोज की विधि भी तो है, ये बच्चों को खोज की क्रिया में दक्ष कराती है और उन्हें प्रगतिशील बनाती है। जैसे कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें खोज करना होता है। जब वो खोज करते हैं तो वो खोज करने के साथ साथ ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में उस समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं और जब वो उस क्रिया को करते हैं तो वो निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये विधि वास्तव बच्चों को
वास्तव में वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है, क्योंकि मनुष्य को जीवन में रोज नई नई समस्याओं का सामना करना होता है। देखिए, पूर्व में बताया था कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं आती है ना, तो जो ये विधि है, इस विधि के द्वारा हम बच्चों को वास्तविक जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि मनुष्य है तो जीवन में नई नई समस्याएं तो आती रहेंगी, और इस विधि के द्वारा हम छात्रों में नई समस्या को समझने, उनका विश्लेषण ढूंढने कराने और उनका हल ढूंढने की क्रिया में प्रशिक्षित कराते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और भविष्य में अगर उनके समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या आए तो वो उन समस्या का समाधान स्वतः कर सके। ठीक है, ये थे समस्या समाधान विधि के गुण। अब सबसे अंत में समस्या समाधान विधि के दोष। यद्यपि ये जो विधि है वो शिक्षण की कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, और ये मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। लेकिन इसकी कुछ गुण हैं तो इसके कुछ दोष भी है, और हमें इन्हीं दोषों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इन दोषों को दूर कर उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी अर्जित कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से इन दोषों के बारे में क्या करना है, जानकारी लेनी है, और इन दोषों को दूर कर कर ही हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान विधि के दोष इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले, इस विधि से समस्त पाठ्य वस्तु का शिक्षण असंभव है। क्यों, किस प्रकार असंभव है? ये जो विधि है इसके द्वारा हम पाठ्य वस्तु का शिक्षण संपूर्ण रूप से नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये विधि छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि वे तर्कपूर्ण चिंतन नहीं कर सकते और समस्या को समझने व उसका हल ढूंढने के योग्य नहीं होते। वास्तव में ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अभ्यास, वो स्मृति स्तर के होते हैं, वो रट के याद करते हैं, वो तर्क चिंतन इस स्तर पर नहीं होते कि वो किसी भी समस्या का हल उसको समझकर स्वयं से ढूंढ सके, इसीलिए ये उनके लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट, ये विधि सामान्य स्तर के बच्चों के लिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि सामान्य स्तर के छात्र ना तो समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं, ना परिकल्पना बना सकते हैं और ना प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं, तब तक उनकी जो चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाती कि वो उन समस्या का समाधान कर सके, उनके लिए परिकल्पना बना सके और किस प्रकार उनका प्रयोग करना है ये भी वो छात्र नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ये विधि अन्य विधियों से कम समय और कम शक्ति के प्रयोग से कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इस विधि में अधिक समय और शक्ति का अपव्यय होता है। कैसे अपव्यय होता है? क्योंकि इस विधि को पूरा करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि जो समस्या सामने आएगी तो उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें एक के बाद एक पदों का अनुकरण करना होता है, तत्पश्चात हम उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। फिर इस विधि में एकीकृत पाठ्यचर्या का अभाव रहता है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जा सकता है जब पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप में विकसित किया जाए, लेकिन ये जो विधि है ऐसा करना अभी तक संभव नहीं हो सका, क्योंकि जो एकीकृत पाठ्यचर्या है इसका हमेशा से अभाव रहा है, और हम इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में कर सकते हैं जब संपूर्ण पाठ्यचर्या हमारी एकीकृत रूप में डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके पश्चात इस विधि में आवश्यक पाठ्य पुस्तकों का अभाव बना रहता है। किस लिए अभाव बना रहता है? क्योंकि एकीकृत पाठ्यचर्या के अभाव में हम उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका अभाव बना रहता है। इसके अतिरिक्त ये विधि में क्या होता है, प्रशिक्षित अध्यापकों का भी अभाव रहता है, क्योंकि अध्यापकों की संख्या सीमित होने के कारण और अध्यापकों के पास अन्य
की अधिकता होने के कारण भी वो इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो अध्यापक हैं उनके अभाव को भी दूर करना चाहिए और साथ ही साथ समस्या का चयन, प्रस्तुति, समस्या से संबंधित ज्ञान एवं कौशलों की प्रस्तुति, ये सभी कार्य बहुत ही जटिल है। इन्हें सभी अध्यापक नहीं कर सकते और अगर अध्यापक करना भी चाहे तो अन्य कार्य के चलते इन कार्यों को करने में उनके समक्ष बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए विशेष रूप से अध्यापकों की कमी को पूर्ण किया जाना चाहिए और विशेष रूप से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने समस्या समाधान विधि के विषय में अध्ययन किया। वास्तव में ये जो समस्या समाधान विधि है ये ज्ञान की पूर्ण इकाई पर ही आधारित है और ये इस विधि के अंतर्गत बालकों के सामने हम ऐसी समस्या रखते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो और जिसके द्वारा वो हमेशा वास्तविक जीवन के लिए तैयार रहे और भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए भी वो तैयार रहे और क्या कर सके। अगर उनके समक्ष कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो उन समस्याओं को समझे, उनका विश्लेषण करे और उनका हल ढूंढने का स्वतः प्रयत्न करे। ओके, थैंक यू क्लास।